सो व्हाट्सअप गाइज, काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से मिले हैं। आई थिंक अप्रॉक्स 2 वीक्स। तो 2 वीक के बाद ये क्लास ले रहा हूँ और ये चीज़ें बताऊँगा, तो शायद कुछ चीज़ें रिपीट्स हो। और क्लासेस ना लेने के पीछे रीज़न था लाइक फर्स्ट CJP प्रोटेस्ट। एंड अब हर किसी का अपना अपना चॉइसेस है। मैं इस बात पे भी ज्ञान नहीं दूंगा। और सेकंड वन, बीच में कुछ तबीयत ख़राब हो रखी थी। एंड थर्ड कि मेरे पास कोई आ रखा था तो मैं उसके सामने वीडियोस नहीं बना पा रहा था। सो हेलो, टुडे वी विल सी a salient feature of Constitution of India. So salient feature of Constitution of India. तो गाइज, सबसे पहला साइलेंट फीचर में हम देखेंगे कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि रिसेंट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लेंदी है, ठीक है ना। तो पहला फीचर हम लिखेंगे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। होप कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा लाइक बहुत लेंदी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेंदी इन द सेंस क्या कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स and 22 parts. And one more thing guys, I recorded one lecture before I went somewhere, but the audio was not recorded, that's why। नहीं तो बीच में एक वीडियो अपलोड कर ही देता, लेकिन ऑडियो अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो अपलोड करने से कोई फ़ायदा था नहीं, तो मैंने वो डिलीट कर दिया वैसे। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सैलिएंट फीचर का पहला फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेंदी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो पार्ट्स समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक काम करो, तुम्हारे पास बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट निकालो और पेज नंबर कितना है मैं देख लूँ भाई खुद का। स्टार्टिंग में ही है, बस एक पेज पलटने के बाद स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा तुमको पार्ट 1 पार्ट 2 प्रीएम्बल लिखा है, उसके नीचे से देखो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट से ही सब है, तो टोटल 22 पार्ट और 395 आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब देखो, अब लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? तो पहला रीज़न ये है कि इंडिया अडॉप्टेड फेडरलिज्म। रीज़न क्या है? India adopted federalism, guys. India adopted federalism, and this powers divides in terms of legislative as well as executive between the center. Got it? Between the center or union and regional government or state government as well. Got it? अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो बाय द वे जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग टू राइट समथिंग। आई गॉट इट। तो इंडिया अडॉप्टेड फेडरलिज्म एंड power divided in terms of legislative as well as executive between legislative, executive, between union and states or regional government or state as well, ठीक है ना। तो नेक्स्ट राइट,
In Indian context, all the provisions related to what are the powers of the union as well as what are the powers of the state has been mentioned in the single constitution itself. मतलब क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम लोगों ने फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट को अपनाया, ठीक है। अब जब वो अपनाया और अपनाने फेडरलिज्म क्या है ना कि पावर को डिवाइड करता है, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव में, रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, यूनियन सेंटर, ऐसा करके डिवाइड करते हैं। और जितना भी डिवाइड किए हैं उस डिवीज़न, वो जो डिवीज़न हुआ है और किस इंस्टीट्यूशन को कौन सा पावर दिया गया, हर कुछ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा जो पतलापन था वो खा पी करके थोड़ा मोटा हो गया। गॉट इट? आई थिंक अब समझ गए होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोटा क्यों है, लाइक ठीक क्यों है, ठीक है। तो रीज़न यही है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविजंस रिलेटेड टू बोथ यूनाइटेड स्टेट्स आर मेंशन्ड इन द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड इसी में दूसरा रीजन लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गाइज, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, चाहे आप वो हिस्ट्री में पढ़ रहे हो या फिर हमारा पॉलिटी में पढ़ रहे हो, हमारा क्या किसी का भी पॉलिटी में पढ़ रहे हो, तो आपको ये बार बार मिलेगा देखने को। ऐसे तो पढ़ाते हैं हिस्ट्री में, तो आई विल नॉट टेकिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट मेंशनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गॉट इट? सो राइट इन सेकेंड रीजन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट of India Act 1935. Almost 85% of the provision taken from this Government of India Act 1935, ठीक है। और टेकन और फिर लाइक टेकन इन द सेंस कि नॉट जस्ट ए कि अगर इसने ए अगर ऐसे लिखा है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ए ऐसे ही लिखें। इट मीन्स कि एकदम डिट्टो कॉपीज नहीं है, पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंस्पायर हुआ है, इंस्पायर्ड फ्रॉम, और मेरली सेम कह सकते हैं। लाइक अगर ये ए लिखा है इतना ऐसा खींच के, तो हमने ए लिखा है पर इतना ही लिखा है, मेरली सेम और इंस्पायर्ड होके हम लोगों ने, मतलब लाइक हम लोग इन द सेंस कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी गाइज, ठीक है ना, तो हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें GOI 1935 से इंस्पायर होकर के अब उसमें प्रोविजंस लिखे गए, ठीक है। इट मीन्स सेकेंड रीजन में लिखो ओवरऑल कि इट बोरोज हैविली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इटसेल्फ ए लेंदी डॉक्यूमेंट। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, जो कि खुद में ही एक बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट था, और इसमें से हमने इंस्पायर होकर के या फिर मेरली सेम चीज़ लिखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। खुद लेंदी में से खुद उठा रहे हो तो वो भी लेंदी ही होगा, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया कि इट बोरोज हैविली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इट सेल्फ लेंदी डॉक्यूमेंट। गॉट इट? एंड थर्ड रीज़न लिखो कि it is the experience that our constitution maker had passed during the colonial rule and which once bitten twice shy। एक कहावत है, ठीक है, once bitten twice shy। लाइक अपने साइड में वैसा ना कि एक बार जो हो गया अब दोबारा अगर वही गलती करते तो बेवकूफ़ है, ऐसा करके कुछ तो चलता ही होगा सबके पास, ठीक है ना, ओवरऑल। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थे, लाइक वो सफ़र कर चुके थे कॉलोनियल पास्ट से। अब वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि लाइक मैं कुछ आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ दूँ। वो लोग को लग रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, जितना भी पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, सबको लिख डालो, कुछ भी अपने आने वाले कल पे मत डालो, ठीक है। कल करो से आज करो, आज करो से अब, समझ गए। जो हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आने वाले फ्यूचर पे थोड़ा सा लोड दे दें कि हाँ कुछ बचा कुचा है तो उसमें कुछ लिख लेना, ऐड कर लेना खुद ही। ये सब ना सोच करके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो हर चीज़ ना ठूंसते गए। मतलब लाइक अब देखो इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि याद रहे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बस लाइक कि बस ठूंसते चले गए जो भी उनके दिमाग में आता गया, और जितना भी पॉसिबिलिटीज़ निकलते गए एक आर्टिकल का, वो बस पॉसिबिलिटी ठूंसते चले गए, ठीक है ना। कि आखिर अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरा भयंकर सा है कि लाइक कुछ भी बोल दिए, किसी को बोल दिए, ठीक है, कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है ऐसा करके। तो मतलब ओवरऑल ये ओवर थिंकिंग टाइप का है कि हम बस लाइक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो पूरी होगा या फिर लाइक कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे, है ना। तो अब रेस्ट्रिक्शंस हैं तो किस बेसिस पर रेस्ट्रिक्शंस हो गए। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा जो ओवर थिंकर पीपल है ना वो थोड़ा समझ सकते हैं या मेरे बात को ऐड कर सकते हैं कि जितना भी पॉसिबिलिटीज़ मिल रहा है ना बस डाल दो ऐसा करके। तो थर्ड पॉइंट में लिखो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग या एनी chances to end up including all the possible details related to administrations within the Constitution of India। अब देखो Constitution of India बार बार लिखने से अच्छा है कि COI लिखो, ठीक है। Got it? एंड फोर्थ रीज़न ये है, अभी ये रीज़न लिखवा रहा हूँ क्या, किस चीज़ का, ये लेन इसी का लिखवा रहा हूँ, लेन इस कॉन्स्टिट्यूशन का गाइस। तो फोर्थ रीज़न ये हो जाएगा कि इट एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये हमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको खुद ही पता होगा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ भी रहते हैं शायद। तो गाइस ठीक है, इतना ना लेकर के मैं बस 2-4 को ही लेता हूँ, क्रिश्चियन तक के चलते हैं ना। तो हिंदू में भी समझ रहे हो बहुत कुछ, हिंदू में भी डिवीज़न है, फिर मुस्लिम का देखो, मुस्लिम का भी डिवीज़न है, सिख्स में भी कुछ ना कुछ तो है, फिर क्रिश्चियंस में कुछ ना कुछ है। तो कहने का मतलब है कि हर एक रिलीजन में लाइक डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी जरूरी नहीं कि रिलीजन में ही हो, पर का नोटिफिकेशन मत देखना गाइस। तो बात ये है कि डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज हो सकता है, डाइवर्सिटी इन वे ऑफ लिविंग हो सकता है, डाइवर्सिटी इन वे ऑफ अपीयरेंस हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल कहने का मतलब भारत में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लाइक एक कहावत है, लाइक कहावत क्या था ना, थोड़ा सा मेरे को याद नहीं उतना अच्छा से, लेकिन थोड़ा मैं मेरे लिए थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस तरीके से ना कि 3 किलोमीटर में पानी बदले और 12 किलोमीटर में ऐसा करके कुछ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो चीज़। मे बी यू कैन गूगल इट। जो मैं बोला बस उसको गूगल करके देख लेना, शायद आ जाए, अगर नहीं आएगा तो मैं आने वाले लेक्चर में पक्का मैं खुद ढूंढ के ही बता दूंगा। तो डाइवर्सिटी का मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद। तो इसमें लिखना कि अब ये है ना कि जो डाइवर्सिटी, जितना भी डाइवर्सिटी रिलेटेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हर चीज़ के लिए, लाइक एससीज़ के लिए अलग से कुछ प्रोविजन है, एसटीज़ के लिए कुछ अलग से, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, कुछ ओबीसीज़ के लिए, कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, कुछ नागालैंड वालों के लिए, नागालैंड स्टेट के लिए, कुछ लाइक मिजोरम के लिए, कुछ कर्नाटका के लिए, कुछ महाराष्ट्र के लिए, अलग अलग लॉज डाले गए। ये मत कहना कि ये नागालैंड, मिज़ोरम और कर्नाटका ये क्या चल रहा है। तो हाँ, कुछ स्टेट्स को ऐसे लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है यार, वीआईपी टाइप का, कि हाँ ठीक है। अब इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अब सब चीज़ तो यहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ओवरऑल बस लिख लेना ये कि इट accommodates diversity of India by including specific provisions for the upliftment of various sections of the society। अभी एग्जांपल जैसे बताया SCs, STs, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मिज़ोरम, नागालैंड, ये सब के लिए, ठीक है। अब ठीक है, मैंने ये बात किया लेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा,
ये दूसरा है फीचर किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दूसरा में है गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स तो अब हर जगह फंडामेंटल राइट्स लिखने से अच्छा ये फार और एस लिखो, ठीक है, ए से स्मॉल से लिखना ताकि अब खुद को पता चले कि फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में और कौन से कितने आर्टिकल में, अब जा कर के खुद ढूंढ लेना एक बार, कभी कभी पेज पलट लिए भी करना बेयर एक्ट का, ठीक है। तो इसमें यह है कि लिखो assurance with respect to the enforcement of fundamental rights in case the fundamental rights are violated. Assurance with respect to the enforcement of fundamental rights in case the fundamental rights are violated. One may approach the Supreme Court or the High Court for their enforcement, and it is the constitutional duty of court. It is constitutional duty of court to provide a remedy in case there is a violation. अब देखो यहाँ पे एक टास्क ये है कि थोड़ा सा फंडामेंटल राइट में खुद ढूंढ के एक बार देखना कि कौन सा आर्टिकल हमें रेमेडीज़ के बारे में बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब ये दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि पलट के एक बार देख लेना है गाइस, ठीक है ना। देखो मेरा ओवरऑल ये है कि बार बार उस चीज़ को देखते रहो, वो जो पन्ने पे लिखा है ना बढ़िया सा तो नहीं, छोटा छोटा लिखा है आर्टिकल्स पार्ट्स, मेरा बस मकसद ये कि उसको पलटते रहना, ठीक है गाइस। तो मैंने इस चीज़ को लिखवा लिया। अब कहने का मतलब क्या है ना कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये होना चाहिए वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन हो रहा तो पहुंच जा रहे हैं सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि उसके लिए कोई ऐसा लॉ है नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए वायलेट हो रहा है तो मैं पहुंच जाऊं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में तुमको आर्टिकल मिल जाएगा, कौन सा आर्टिकल है खुद ढूंढ लेना, और नहीं ढूंढ रहा तो गूगल चैट जीपीटी कुछ तो करो, जेमिनी, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मेरे अलावा भी टीचर्स इन द सेंस चैट जीपीटी, जेमिनी, सभी टीचर्स ही, अगर इसको बढ़िया से यूज करो तो अब तीसरा हमारा ये है साइलेंट फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मत कहना कि हर जगह तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, ठीक है। तो गाइस हर जगह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अब दूसरा काम ये है कि अब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा कि कौन से कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ करो। तो खुद से ढूंढना कि किस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, पर फिर भी वो वहाँ डेमोक्रेसी है ना, कुछ अच्छी सी बात। तो इस बात ये है, इसमें देखो इसमें एक्सप्लेनेशन यही है कि भारत के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएस, वेयर all the provisions of the constitutions are written at one place in form of single document, and unwritten constitution is uncodified, which means its principles are spread across various sources and evolve gradually without being compiled in one document. For example, in UK means Uttarakhand, United Kingdom, the constitution is not in one single document but spread across multiple sources including the मैग्ना कार्टा के बारे में तो शायद नहीं जानते होंगे, है ना। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो मैग्ना कार्टा पता होगा। मैग्ना कार्टा 1215 का, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स 1689, बिल ऑफ राइट्स 1689, सेटलमेंट एक्ट 1701 एट्सेट्रा। और भी लाइक कहने का मतलब ये ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है।
और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इंस्पायर हुआ, रिटर्न है, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ? हमारा इंस्पायर हुआ है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। हमारा यहाँ से इंस्पायर होकर के रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और हर चीज़ को हमने बस एक ही डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, लाइक, ठीक है, कि एक बस कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया। लेकिन बात किया जाए, अगर यूके की बात की जाए, यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ढेर सारा डॉक्यूमेंट्स है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट लाइक नहीं है। वहाँ ढेर सारा डॉक्यूमेंट है, एक मतलब कह सकते छोटे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का कुछ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कह सकते, बस समझाने के लिए कि छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का है। अब वो हर जगह फैला हुआ है। कुछ भी अगर उनको जजमेंट या कुछ सुनाना होता है तो उनको हर कुछ को एक बार देखना होता है, लाइक, समझ रहे हो। पर हमारा यहाँ क्या है कि एक ही बुक में सब ढूंढ दिया गया है, ठीक है। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोटा हो गया, ठीक है, खा पी करके। खाया क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल और पार्ट और शेड्यूल्स और ठीक है ना। तो ये हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब बात आती है हमारे बात की फोर्थ साइलेंट फीचर लिखना, फेडरल पॉलिटी। हमारा जो पॉलिटी बहुत फेडरल है। फेडरल मतलब कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इन विच powers of state have been divided at two levels, the union and the state. फेडरल पॉलिटी लाइक बंटवारा है ना। लिख लो बस फेडरल पॉलिटी में कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल पॉलिटी सिस्टम। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल पॉलिटी सिस्टम in which power of state have been divided at two levels कौन से? यूनियन और स्टेट, ठीक है। एंड सिक्स्थ नहीं होगा ना, फिफ्थ एंड फॉर टुडे इज द लास्ट साइलेंट फीचर। आई विल एक्सप्लेन। और भी साइलेंट फीचर्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा और भी साइलेंट फीचर। पर अभी 5 तक करते हैं या फिर लाइक छोड़ दें। आई थिंक देखो, मैं कोई ये डिसीजन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से कर लेते हैं। बचा ही क्या है, बचा ही बस एक ही और बचा है। ऐसे तो है, देखो साइलेंट फीचर काफ़ी सारे हैं, मैं बस 6 ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ में लिखो कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। गाइस ये हमारा लास्ट ही होगा देखा जाए तो, क्योंकि 5 काफ़ी है। अगर किसी को चुल मच रहा है कि हमें और ज़्यादा जानना है, तो मैंने कहा है कि टीचर्स अवेलेबल है मार्केट में, लाइक चैट जीपीटी, लाइक जेमिनी और मेटा, पता नहीं क्या क्या सा AI आ रखा है। तो यू कैन टेक ए हेल्प। अब हर चीज़ मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हर चीज़ इन द सेंस कि अब 50 है तो 50 थोड़े ना, मतलब हमें तो आंसर्स लिखने हैं ना, या फिर हमें कुछ जानना है, ठीक है। तो हर चीज़ तो नहीं मेंशन किया जा सकता। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, व्हाट इट मीन? आई थिंक समझ ही रहो कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पर शायद ही इंडिपेंडेंट है। अभी के गवर्नमेंट को दिक्कत तो लगता नहीं इंडिपेंडेंट था है। मैं सवाल लाइक अपोज नहीं कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट का, ठीक है। डोंट टेक इट इन दैट मैनर। सो गाइस लिव द टॉपिक। मैं क्या बोलता रहता हूँ। तो हाँ, इसमें लिखना है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी refers to one that does not functions under the control of executive and legislature and
does not functions any fear or favor. It means judiciary should take decision on basis of laws and evidence. Guys, फिर से सुनो. An independent judiciary refer to one that does not function under the control of executive and legislature and does not function any fear or favor. It means judiciary should take decision on the basis of laws or evidence. गाइस, मैं तो कहता हूँ एक बार तुम्हें खुद ही पढ़ के देख लेना इस चीज़ को कि कहना क्या चाहता है. ठीक है, ऐसे तो आसान है पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ बता, एक बार पढ़ के देखो. आई थिंक लिखते लिखते पढ़ ही लिया होगा, मैं समझा देता हूँ. ठीक है, बाद में पढ़ लेना अपना. तो यह है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ना ही एग्जीक्यूटिव और ना लेजिस्लेचर से बंधा हुआ है. लेकिन देखो सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं एक ओवरलैपिंग आता है. ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. और कितना इंडिपेंडेंट है, शायद अगर आप मेरा वीडियो 2026 में देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितना इंडिपेंडेंट अभी जुडिशरी चल रहा है. तो गाइस, इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के डर और दबाव में, किसी के फेवर में जजमेंट ना दे दे. ठीक है, लाइक समझ रहे हो, पैसे वैसे खिला दिया और फिर जजमेंट दिलवा दिया, तो वैसे नहीं होना चाहिए. इसलिए हमारा जो जुडिशरी उसको इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है ना कि आई थिंक सब टॉपिक लिख लो इस तरीके से, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इसमें सब टॉपिक बनाओ, इंडिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्या इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. गाइस, ठीक है, सब टॉपिक बना करके लिखो इसमें कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का. तुम कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरा जुडिशरी, हमारा जो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो जिसके पास जितना पैसा वो उतना ही अमर कह सकते हो एक तरीके से, या फिर शुद्ध कह सकते हो. ठीक है ना. तो ओवरऑल कहने का मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है ना, लाइक लिखो, पहला पॉइंट में लिख लो इस तरीके से कि टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन्स. टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर जुडिशरी अगर बायस हो जाती है तो फिर हमारा राइट्स का वायलेशन समझ रहे हो किस हद तक जा सकती है. ठीक है ना. तो इसीलिए हमारा जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है होना. दूसरा पॉइंट लिखो इसी सब टॉपिक जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला में. टू कीप ऑन चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. देखो जुडिशरी का क्या काम है, वो पावर चेक करता रहता है, किसका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, कि कहीं एक्सेस पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है. जैसे मैं अभी रिसेंट घटना की बात है कि जो CRPF के लोगों ने डंडे से मारे हैं वो एक्सेस पावर का यूज है. और ये मेरा वर्ड नहीं है, ये CGI का वर्ड है. ठीक है, वहाँ पे एक्सेस पावर का यूज हुआ है. तो हाँ, जैसे CGI ने कैसे बोला है कि हाँ एक्सेस पावर का यूज हुआ है, इसलिए बोला है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर में नहीं आता है. किसी के अंडर में आता तो शायद बोलते ही नहीं कि हाँ एक्सेस पावर का यूज हुआ है. तो समझ ही रहे हो कितना ज़रूरी है. तो थर्ड पॉइंट में लिखना, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन एन इम्पार्शियल मैनर. अब जुडिशरी का क्या काम है कि यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करना. तो अब ये मत कहना यूनियन स्टेट में क्या ही होता होगा, ये तो सब कंट्री के अंदर ही. तो नहीं मित्र, आप जा कर के गूगल करो. आप तो बोलोगे कि लाइक मेरे से बस गूगल ही करवा लो. तो देखो मेरा मानना है कि ना खुद से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करो ना, वो ज़्यादा याद रहता है. पता नहीं क्यों, मेरे को क्या गूगल करना क्या है, मेरे पास तो यहीं पे है गूगल, मतलब ChatGPT, मैं तो यहाँ से कर सकता हूँ. ठीक है ना. तो मुझे कुछ नहीं है, मैं यहाँ से देख के और आसानी से दिखा भी सकता हूँ, पर मुझे वो नहीं करना है. खुद से थोड़ा करो, अच्छा लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा. ठीक है.
तो रिवर के लेकर के डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ अलग अलग जगहों से मांग उठती है कि मेरे को एक अलग सा रीजन चाहिए हमारे बेस, लेकिन मिथिलांचल का मांग चलता रहता है ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं हाँ, यूनियन और स्टेट के बीच में, लाइक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में फाइटिंग होते रहती है, ठीक है ना। फाइटिंग इन द सेंस मारपीट नहीं है, आई थिंक समझ रहे हो कि डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं कि द गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेंट इन इंडियन एंड विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी देयर वुड बी नो जस्टिस। आई थिंक इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही। शायद कोई डायलॉग याद आ गया हमें, तो कल मैं बताऊंगा। कल का देखो क्या है ना कि रिलेशनशिप बताऊंगा, अपना और उसका। अरे अरे नहीं, अपना नहीं यार, अपना नहीं, रिलेशनशिप बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीनिंग देख लेना, और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में ये रिलेशनशिप कल मैं डिराइव करता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अभी जो लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये वाला दोबारा से देखो, इसकी बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी में मैंने ये वाला लिखवाया है, पहला सब पॉइंट की इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें सब पॉइंट्स और भी आएंगे, अब लगभग जो भी आए, तो जो भी सब पॉइंट्स आएंगे मैं उसके बाद मतलब ओवरऑल करने का मतलब इस चीज़ को मैं एक बार पूरा क्लियर कर लूँगा। उसके बाद मैं ये रिलेशनशिप डिस्कस करूँगा, मैं अपना और मेरी ना होने वाली बीवी का, ठीक है, उसका रिलेशनशिप डिस्कस करूँगा। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। फिर से डायलॉग याद आ गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एज यू विश, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन यू गाइज। थैंक यू।